नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं शब्द विचार, अपना टॉपिक, और इसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो इससे पहले देखिए हमने यहाँ पर जो पढ़ा वो उसमें हमने पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के जो 3 पार्ट्स हमने यहाँ पर बताए। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग का ज्ञान कराता है, यानी कि जिसमें हम भाषा को किस तरह से शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है, किस तरह से उसका शुद्ध रूप क्या होता है, कैसे उच्चारण किया जाता है शब्दों का, तो ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर जो अपने व्याकरण में इससे पहले वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा था, जो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे थे शब्द विचार। तो शब्द विचार में हमने यहाँ पर अभी तक शब्द किसे कहते हैं, यानी कि शब्द की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और इसमें मैंने यहाँ पर कहा था कि भाषा की लघुत्तम एवं स्वतंत्र इकाई को वर्ण कहा जाता है, और एक या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को, ठीक है, सार्थक मेल को, यानी कि जब हम सार्थक उनका मेल होता है ध्वनियों का, तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो शब्द जो आप देख सकते हैं, जैसे अनेक तरह के आपके शब्द होते हैं सार्थक। जैसे आप कुछ भी शब्द ऐसे नहीं बनाएंगे, कुछ भी आप बनाएंगे जहां पर कुछ मीनिंग निकल रहा हो, ठीक है। कमल, कलम, ठीक है। अभी इन दोनों को पढ़िए और इसको पढ़िए, सेम शब्दों से मिलकर बना है ये। क म ल कमल, क ल म कलम, लेकिन शब्द दोनों में सेम है। क ल म अरेंज किया है और दोनों का मीनिंग चेंज हो गया है। एक को हमने कमल कहा, एक को हमने कलम कहा, लेकिन यहाँ पर हमने इन्हीं 3 वर्णों से एक और शब्द बनाया है जो कि समझ से परे है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ल कम लकम, कोई भी मीनिंग नहीं है, इसलिए हमने कहा सार्थक, यानी कि जहां पर सार्थक ध्वनियों का जब मेल हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। कोई भी चीज जब अर्थ हमें प्रॉपर समझ में आ रहा हो, कमल, कमल कहते ही हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है कमल के फूल की। कलम कहते ही हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है हमारे पेन की, हमारे पेंसिल की, ठीक है। लेकिन लकम हम कहेंगे तो कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो हमने कहा सार्थक ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिनका कुछ मीनिंग होता है, जिनका कुछ अर्थ होता है, वर्णों का ऐसा मेल, ठीक है। तो ये हमने शब्द की परिभाषा यहाँ पर पढ़ी थी। उसके बाद मैंने शब्द भंडार के बारे में आपको बताया था कि शब्द भंडार होता क्या है। तो शब्द भंडार में हमने यहाँ पर कहा कि किसी भी भाषा में, देखिए यहाँ पर हमने किसी भाषा में, हमने यहाँ पर किसी एक भाषा का नाम नहीं लिया है, हमने कहा है किसी भाषा में, वो कोई सी भी भाषा हो सकती है। हम यहाँ पर केवल भाषा के शब्द भंडार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा किसी भाषा में प्रयुक्त तो हो रहे या हो सकने वाले, ठीक है, या तो वो शब्द प्रयुक्त तो हो रहे हैं या हो सकते हैं, ऐसे शब्द, सभी शब्द समूहों को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। ऐसे जितने भी शब्द समूह होते हैं उन्हें उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। और ये शब्द भंडार जो है, इसमें शब्द जो है सभ्यता के विकास के साथ साथ, जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में बहुत सारे ऐसे शब्द होते थे प्रयोग जो अब शायद नहीं होते हैं। जैसे मापने के लिए, मैंने बताया था ना, मापने के लिए, नाप लेने के लिए बहुत अलग अलग तरह की चीजों का प्रयोग किया जाता था। तो उन शब्दों को अब हम नहीं जानते हैं, अब हम नए शब्दों को जानते हैं, किलोग्राम को जानते हैं, लीटर को जानते हैं, मिलीलीटर को जानते हैं, ग्राम को जानते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और पहले के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि रुपए की अगर हम बात करें
तो रुपए के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर रुपए के लिए हम रुपए, पैसे, नोट, ठीक है, इस तरह के चीजों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें सभ्यता के साथ है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर शब्द को शायद उस टाइम पे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अब इतना ज्यादा कॉमन है, इतना ज्यादा कॉमन है। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन क्या होता है, स्मार्टफोन उस टाइम पे तो कोई भी नहीं जानता था, ठीक है ना, लेकिन अब हम सब चीजें जानते हैं स्मार्टफोन के बारे में, ठीक है। इंटरनेट, मुझे लगता है इंटरनेट का भी तब कोई इतना ज्यादा एक तरह से चीजें नहीं थी इंटरनेट से भी संबंधित, लेकिन अब देखिए इंटरनेट जो है कितना ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। तो हर टाइम पे सभ्यता के विकास के साथ साथ कुछ शब्द जुड़ते हैं और कुछ शब्द जो है खत्म होते जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर जो मेन चीज पढ़ी थी वो था शब्दों का वर्गीकरण। कैसे हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, कैसे हम शब्दों को बांटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि हमने पहले तो 4 तरह के भागों में बांटा शब्दों को, ठीक है। कैसे कैसे, अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से, और स्रोत को हम कह सकते हैं उत्पत्ति, ठीक है, कि स्रोत कहाँ से है इस शब्द का, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। और इतिहास भी कह सकते हैं कि क्या हिस्ट्री इस शब्द की रही है। तो अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, स्रोत या इतिहास, उत्पत्ति की दृष्टि से, उसके बाद रचना की दृष्टि से, यानी कि शब्द की रचना किस प्रकार से हुई है। तो ये 4 चीजें, और उसके बाद जो मैंने आपको मेन चीज बताई थी कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, यानी कि जब आप शब्दों का व्याकरणिक विवेचन करते हैं, और व्याकरणिक विवेचन आप कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी जो शब्द होता है वो कभी न कभी किसी न किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। और जब कोई शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होता है तो फिर वो व्याकरण के नियमों के हिसाब से अलग अलग काम करने लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि व्याकरण के कुछ नियम है कि कहाँ पर क्रिया होगी, कहाँ पर संज्ञा होगी, कहाँ पर सर्वनाम होगा, कहाँ पर कर्म होगा। अगर इस तरह से नियम नहीं बनाए जाएंगे तो फिर हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो व्याकरण के आधार पर शब्दों को हमने 8 भागों में, संपूर्ण जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को हमने 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में जो हमने यहाँ पर बांटा, उन 8 में हमने समझने के कारण कि हम कैसे इनको समझेंगे, फिर से उनको 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 जो एक जैसे शब्द थे उनको एक तरफ रखा, और 4 जो एक जैसे शब्द थे उनको एक तरफ रखा। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण अर्थ की दृष्टि से, ठीक है ना। तो अर्थ की दृष्टि से एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द क्या होते हैं, जो हमें एक तरह से एक, जिसका केवल एक मीनिंग होता है, ठीक है ना। एकार्थी शब्द, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एकार्थी, एक अर्थ वाला, जिसका केवल एक अर्थ होता है, उसको कहते हैं एकार्थी शब्द, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कुछ शब्द मैं बताऊंगी। अस्त्र, ठीक है, अस्त्र क्या होता है। अब देखिए जैसे हम कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र, आपने शब्द सुना होगा अस्त्र शस्त्र, सुने हैं आपने। और जब हम अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं ना कि दानवों ने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से जो है युद्ध किया था, तो जब हम अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये जरूर कुछ लड़ने वाली चीजें हैं, यानी कि जिससे लड़ाई की जाती है, लेकिन हमें रियल में इनका मीनिंग नहीं पता कि अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है, ठीक है। तो हमने कहा एकार्थी शब्द, यानी कि जिसका केवल एक मीनिंग होता है, एक अर्थ जिसका केवल निकलता है। अब देखिए अस्त्र क्या होता है, जिसे हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, से फेंक कर। और आपने देखा होगा कि जो पुराने, जो रामायण या महाभारत या पुरानी जितनी भी चीजें हुआ करती थी, उसमें क्या करते थे, जो राक्षस होते थे वो इस तरह से तलवार, ऐसे तलवार निकालेंगे
और फिर उसे फेंक देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या है, अस्त्र है, ठीक है। और दूसरा शब्द है यहाँ पर शस्त्र, ठीक है। शस्त्र क्या होता है, हाथ में पकड़कर चलाने वाला। अब देखिए कुछ चीजें जो होती है वो हाथ पे पकड़कर ही चलाई जाती है, जैसे तलवार, ठीक है। तलवार को फेंकते नहीं है, ठीक है ना, तलवार को पकड़कर ही लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है। तो अब हम, लेकिन जब हम सुनते हैं इन शब्दों को तो हमें लगता है कि ये तो एक ही है, ठीक है ना। अस्त्र शस्त्र, हमें लगता है कि ये अस्त्र और शस्त्र एक ही चीज है, लेकिन ये एक चीज नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो हमने कहा एकार्थी शब्द, यानी कि जिनका केवल एक मीनिंग होता है, उसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे और भी शब्द हैं जिनको आप जो है पढ़ेंगे। जैसे शब्द है अवस्था, ठीक है, एक शब्द है अवस्था और एक शब्द है आयु। क्या ये दोनों शब्द सेम है? क्या अवस्था और आयु सेम चीजें होती हैं? क्या अवस्था और आयु सेम चीजें होती है? नहीं होती। अवस्था क्या है, अवस्था में बाल्यावस्था हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है, ठीक है, युवा अवस्था हो सकती है, प्रौढ़ावस्था हो सकती है, शैशवावस्था हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, स्टेजेस, ये क्या है, लाइफ स्टेजेस, कि कौन सी स्टेज है लाइफ की। अभी शैशवावस्था है कि वो बहुत छोटा बच्चा है, बाल्यावस्था है कि वो बच्चा है, किशोरावस्था है कि वो किशोर है, युवावस्था है कि वो युवा है, प्रौढ़ावस्था है कि वो प्रौढ़ है, ठीक है ना। वृद्धावस्था है कि, अब देखिए वृद्धावस्था कहते हैं, तो वृद्धावस्था हमने कह दी 60 से या 65 से 90 या 100 या उससे आगे जो भी हो, ठीक है ना। तो अब हमने वृद्धावस्था कही है, हमने फिक्स एज नहीं बताई है यहाँ पर, ठीक है। और हमने कही बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 5 वर्ष से आपके 11-12 वर्ष की आयु तक होती है, तो हमने फिक्स एज नहीं बताई कि कौन सी अवस्था है, ठीक है, हमने कह दिया बाल्यावस्था, ठीक है। शैशवावस्था, कितने महीने का है, कितने साल का है बच्चा, ठीक है। लेकिन आयु जो होती है वो आपकी फिक्स होती है। आयु क्या होती है, वो एक नंबर होता है, उम्र होता है, ठीक है। आयु यानी कि उम्र एक नंबर है। जैसे हम कहेंगे 10 साल का बच्चा, 15 साल का किशोर, 20 साल का नवयुवक, 35 साल का प्रौढ़, ठीक है, और आपका 80 साल का वृद्ध, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, जो नंबर्स जहां पर आ जाते हैं, वो क्या होता है, आपका आयु होता है, ठीक है, जहां पर आपके नंबर्स आ जाते हैं। तो हमने कहा एकार्थी शब्द, ठीक है, जो एकार्थी होते हैं, जिनका केवल एक मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं आपके एकार्थी शब्द, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एकार्थी शब्द होते क्या हैं, किसे कहते हैं एकार्थी शब्द। जिनका केवल एक अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप सभी को। और उसके बाद आता है अब हमारा यहाँ पर अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, ठीक है, जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो उसे कहेंगे अनेकार्थी शब्द, ठीक है। एकार्थी समझ आ गया आपको। अब अनेकार्थी नाम से ही पता चल रहा है, अनेका, अनेका यानी कि एक से अधिक, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर कहा अंक, एक शब्द है अंक, क्या मीनिंग होता है इसका, अंक शब्द का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है अंक शब्द का। अंक का जो एक बार में अगर आप कहेंगे तो संख्या, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे हम कहते हैं ना इतने अंक आए हैं, तो कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन इसके और भी आपके मीनिंग होते हैं। जैसे अंक का अर्थ गोद भी होता है, ठीक है ना, गोदी, गोदी, ठीक है, उसको भी अंक कहा जाता है। उसके बाद जैसे नंबर भी कह सकते हैं,
और नाटक का एक पाठ का अंक, अंक यानी कि हिस्सा हो सकता है, भाग हो सकता है। ठीक है, तो एक शब्द के इतने सारे मीनिंग, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। एक से ज्यादा अर्थ जिसके होते हैं उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले। ऐसे ही अब देखिए एक और शब्द हम यहां पर लेंगे, पत्र। ठीक है, पत्र शब्द का क्या अर्थ होता है, आपको पता है, एक मीनिंग आपको पता है, चिट्ठी। ठीक है ना, एक मीनिंग होता है आपका पत्ता, कहते हैं ना, जो जैसे केले का पत्र, बिल पत्र, बेल का पत्र। ठीक है, तो और शंख, तीन मीनिंग। ठीक है, तो जहां पर किसी भी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। इसमें मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगी नेक्स्ट सेशन में, एकार्थी शब्दों के, अनेकार्थी शब्दों के, पर्यायवाची शब्दों के और विलोम शब्दों के, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आपको दूंगी इन सब चीजों के, ताकि आप अच्छे से इनको समझ पाए और पढ़ पाए। ठीक है ना, तो केवल यहाँ पर अभी मैं बता रही हूं कि एकार्थी शब्द होते क्या है, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। उसके बाद आता है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची, पर्याय का क्या अर्थ होता है, देखिए पर्यायवाची शब्द होते क्या है, पर्याय का क्या अर्थ होता है, पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द क्या है, जैसे हमने कहा कि किसी के बदले में, पर्याय में, किसी के बदले में, पर्याय में, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं एक बार हम उन्हें देखेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं इसके दूंगी पर्यायवाची शब्दों के आपको। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि कई बार जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना उनको अनेकार्थी शब्द भी कह देते हैं, कि उसके भी तो सेम अर्थ निकल रहे हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अर्थ तो सेम होता है, लेकिन जैसे हमने कहा पर्याय का अर्थ होता है बदले में। ठीक है, पर्याय का क्या अर्थ होता है, बदले में, पर्याय में, जैसे हम कहते हैं ना ये उसके पर्याय में, उसके बदले में। तो पर्यायवाची जो उसके पर्याय में कोई चीज बताए तो उसको हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द। लेकिन क्या होता है कि ये पर्यायवाची शब्द तो होते हैं, अनेकार्थी इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीजें, अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर्याय में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर भी एक बहुत जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि शब्दों का जो प्रयोग किया जाए, भले ही हम उसके पर्याय में इस शब्द को ले रहे हैं, उसके बदले में इस शब्द को ले रहे हैं, लेकिन शब्द आपका सूटेबल है या नहीं, वो शब्द आपका वहां पर काम कर रहा है या नहीं। अब देखिए, जल, पानी, तोय, नीर, ये सब किसके पर्यायवाची है, जल, पानी, तोय, नीर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पानी के हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या कहा कि जो प्रयोग होगा वो परिस्थिति के हिसाब से होगा, सिचुएशन के हिसाब से होगा, जहां पर सुटेबल जो होगा वहीं पर उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं यहां पर अगर आपको बताऊं, आपका एक शब्द आप यहां पर ले रहे हैं, वो है गंगा। अब देखिए आप इसके जल के लिए यहां पर कहेंगे, तो अगर मैं इसकी जगह पर पानी लिख दूं तो ये क्या आपको सही लगेगा, हमने कहा जल का पर्यायवाची पानी होता है,
लेकिन अगर मैं गंगा जल की जगह गंगा पानी लिख दूं तो क्या आपको वो भाव आएगा, वो फील आएगा कि जो आप गंगा जल के लिए फील करते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि यहाँ पर हमें इसका सही मीनिंग लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर गंगा पानी शब्द जो है प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर जो सही शब्द प्रयोग होगा वो जल ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। जो सही शब्द प्रयोग होगा वो गंगा जल ही होगा, ठीक। तो इस तरह से हमने कह तो दिया कि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक जैसा, यानी कि उसके जैसा, उसके बदले में पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन उनका यूज जो है करते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जहां पर उसका प्रयोग हो, जहां पर लगे कि वहां पर वो सही तरीके से प्रयोग हो रहा है, उसको वहां पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्दों में भी, पर्यायवाची शब्द आपने बचपन से ही करे हैं, छोटी क्लास से आप बहुत अच्छे से पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आऊंगी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको नोट भी करवाऊंगी मैं यहाँ पर। लेकिन अभी जैसे कुछ शब्द हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, जैसे अमृत, ठीक है ना। अमृत का पर्यायवाची अक्सर आपको पढ़ने को मिलता है। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची अक्सर आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। आकाश, पुष्प, राजा, घोड़ा, ठीक है, कमल, सूर्य, चंद्रमा। तो इनके पर्यायवाची आप अपनी कॉपी में जरा सा नोट करें, खुद से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ये चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी तो आप क्लास 7th में हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और किस तरह से पर्यायवाची शब्दों को हम लिखते हैं। ईश्वर शब्द के पर्यायवाची देखिए, ईश्वर शब्द को तो वैसे ही हम सुबह शाम जो है अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ईश्वर शब्द के पर्यायवाची आपको लिखने हैं आकाश, पुष्प, राजा, घोड़ा, कमल, सूर्य, चंद्रमा। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही कॉमन तरीके से रोज रोज हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, ठीक है ना। उसके बाद आता है विलोम। विलोम शब्द किसे कहते हैं? अब देखिए, हमने एकार्थी कहा था कि एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को एकार्थी कहते हैं, एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वालों को अनेकार्थी कहते हैं, उसके बदले में बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए विलोम शब्द, विलोम का क्या अर्थ होता है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो क्या होगा विलोम शब्द का? उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले, शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे दिन का रात, सुबह शाम, काला गोरा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है आपका विलोम शब्दों में आता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे यहाँ पर करवाऊंगी अच्छे से। तो इस तरह से हमने अर्थ की दृष्टि से, अर्थ यानी कि शब्द का मीनिंग क्या निकल रहा है, अर्थ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर किया, यानी कि शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे कहीं पर एकार्थी शब्द है, कोई अनेकार्थी है, कोई पर्यायवाची है, कोई विलोम शब्द है, तो उसके आधार पर अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर शब्दों के 4 भेद मैंने आपको बताए। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हमने पढ़े, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये जीवन में ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा
कल आपके एग्जाम में आया या मैंने पूछा या आपने क्लास में टीचर को चेक कराया, वहीं तक सीमित नहीं है ये सब चीजें, ये जीवन में आपको हमेशा काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप जरूर याद रखें। उसके बाद आता है प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के प्रकार। प्रयोग यानी कि कुछ सामान्य शब्द, कुछ तकनीकी शब्द, कुछ अर्ध तकनीकी शब्द, ठीक है ना। प्रयोग, कैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, कैसे यूज हम इन शब्दों का करते हैं। तो कुछ शब्दों को तो हम सामान्य रूप से प्रयोग कर देते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं वो टेक्निकल वर्ड्स, जैसे हम कहते हैं ना कि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है। आप कोई विषय पढ़ रहे हैं और उस विषय में आप देखते हैं कि उन शब्दों को अलग से लिखा जाता है, तो वो उस विषय के टेक्निकल वर्ड्स है, तकनीकी शब्द हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस विषय से रिलेटेड है। अर्ध तकनीकी शब्द यानी कि कुछ तो उससे रिलेटेड होते हैं और कुछ में हम अपनी तरफ से जो जोड़ देते हैं वो। तो ये हो गया आपका प्रयोग की दृष्टि से, तो इसको भी आगे हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा इतिहास और उत्पत्ति की दृष्टि से। तो इतिहास यानी कि उत्पत्ति यानी स्रोत की दृष्टि, उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो ये तो आप लोग मुझे सबसे पहले बताएंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पहला मेरा प्रश्न है, इसको समझने से पहले, कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जो हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जाहिर सी बात है कि हम हमेशा यहाँ पर कहते हैं कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई, संस्कृत से हुई। किससे हुई, संस्कृत से, ठीक है ना। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत से हुई। अब जो हम संस्कृत उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके आधार पर भी हमने शब्दों को फिर से 4 भागों में बांटा है, ठीक है ना। उसके आधार पर भी हमने शब्दों को 4 भागों में बांटा है, और वो 4 कौन कौन से भाग हैं वो आप देख सकते हैं। पहला है आपका तत्सम शब्द, दूसरा है आपका तद्भव शब्द, तीसरा है आपका देसी शब्द, चौथा है आपका विदेशी शब्द। यानी कि संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, और उसमें भी कैसे हुई, क्या सारे शब्द एज इट इज हमने संस्कृत के ले लिए, या फिर कैसे कैसे हमारी भाषा की उत्पत्ति हुई, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या हमने कहा, तत्सम। तत्सम, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तत्सम यानी कि उसके समान। किसके समान, क्योंकि यहीं से उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है, तो जो संस्कृत के समान शब्द होंगे, यानी कि एज इट इज संस्कृत से हिंदी में लिख दिए गए होंगे, उनको कहेंगे तत्सम, ठीक है। फिर कहा तत्भव। तत् का अर्थ होता है उससे, भव का अर्थ है उत्पन्न होना। तत् का अर्थ है उससे, भव का अर्थ है उत्पन्न होना। तो तत्भव, जो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से जिनका उद्भव हुआ है, संस्कृत से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उनको कहेंगे तत्भव। उसके बाद देसी शब्द, विदेशी शब्द, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो घर पर एक बार रिवाइज करें, जो चीजें लिखवाई हैं उन्हें लिखने का प्रयास करें। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए हैं, इनके पर्यायवाची लिखने का प्रयास करें। बाकी ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देने वाली हूँ, इतने एग्जाम्पल आपको दूंगी कि आप लोग को सारे के सारे जो शब्द हैं, यानी कि आपका शब्दकोश काफी बढ़ जाएगा और काफी ज्यादा एक तरह से आपको नॉलेज हो जाएगी इन शब्दों की। तो आज हमने जो पढ़ा है इसे घर पर रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन में हम इस पर और अधिक चीजों को डिस्कस करेंगे और चीजें यहाँ पर जानेंगे इसके बारे में। और बाकी कोई भी डाउट हो तो उसको जरूर क्लियर करें, एक बार पढ़ लें घर पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।